नमस्कार मित्रों, मैं विशाल कुमार सलेस आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच अपने यूट्यूब चैनल यानी कि एसजीटीएफ सिवान के माध्यम से। और इसके पूर्व हम लोग अपने इस जो सीरीज चल रहा था हम लोग का हिंदी व्याकरण का, उसमें हम लोग पढ़े थे स्वर वर्ण का उच्चारण कितने तरह से होता है, स्वरों का उच्चारण कितने तरह से होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है ना। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है व्यंजन वर्ण। हम लोग भली भांति जानते हैं कि वर्ण के दो भेद हैं। पहला जो होता है स्वर वर्ण होता है। स्वर वर्ण के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से जान लिए हैं। आज आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है जी? व्यंजन वर्ण। क्या है जी? व्यंजन वर्ण। तो मैंने बताया भी था कि स्वर जो होते हैं उनके उच्चारण में उनका उच्चारण स्वतः होता है। मतलब उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। लेकिन जो व्यंजन होते हैं ये क्या करते हैं, जब इनका उच्चारण किया जाता है ना, तो इन्हें किसी और की आवश्यकता होती है, इन्हें किसी और की जरूरत होती है। ठीक है ना। तो वही कहता है कि वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाए, वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाए उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? मान लीजिए कोई वर्ण है, उसको बोलते समय, उसका उच्चारण करते समय हमें क्या करना पड़ रहा है जी? किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही है, तो उस वर्ण को हम लोग व्यंजन वर्ण बोलेंगे। किसको? जो सहायता ले रहा है ना उसको क्या बोलेगा? व्यंजन वर्ण बोलेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति है वो अपना काम खुद करता है तब तो स्वर की भांति है। और कोई व्यक्ति अपना काम खुद नहीं करता है बल्कि अपने काम को कराने के लिए किसी और की सहायता लेता है, तो समझिए कोई हिंदी व्याकरण के व्यंजन की भांति है, व्यंजन की तरह। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि व्यंजन वर्ण, ठीक है। अरे कि व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। कहता है मेरा साथियों कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है ना। मैंने बोला भी था कि स्वर वर्ण क्या करते हैं? हेल्प करता है। व्यंजन वर्ण के उच्चारण में मदद करता है, सहायता करता है। ठीक है ना। क्या करता है? मदद करता है, सहायता करता है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पर कह रहा है कि नोट में कह रहा है कि प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण क्या है? एक स्वर है। क्या है जी साथियों? एक स्वर है। और प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण यानी स्वर की सहायता से होता है। कोई भी ऐसा व्यंजन न हो जिसका जब उच्चारण किया जाए तो स्वर यानी की सहायता न ली जाए। की सहायता लेनी पड़ती है, यानी स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है क है, तो क को बोलिएगा तो क में क्या छिपा है? छिपा है। तभी ना यहाँ पे क हलंत हुआ और क्या हुआ? हुआ। ठीक है। वैसे हम लोग बोल रहे हैं च, तो च में क्या है मेरे साथियों? क्या है? स्वर है। च लिखे, च हलंत ठीक है ना। ऐसे मतलब किसी भी व्यंजन को बोलिएगा ना, उसका उच्चारण कीजिएगा ना, उसमें स्वर आना ही आना है। बिना स्वर के तब उसका उच्चारण संभव नहीं है। अगला जो नोट है हम लोग कर व्यंजन वर्ण के उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु, मतलब क्या जी? मुख के अंदर से आती हुई कर व्यंजन वर्ण के उच्चारण में भीतर यानी मुख से आती हुई वायु कहीं ना कहीं, मुख के अंदर कहीं ना कहीं, जो मुख का हम लोग का भाग है उसमें कहीं ना कहीं या किसी ना किसी रूप में बाधित होती है, मतलब रुकती है, अवरोध उत्पन्न होता है, रुकती है, बाधा होती है, बाधित होती है। जब बोलते हैं समझिए बोले क, तो क बोलते हैं तो अंदर कहीं ना कहीं रुकावट, बाधा पहुंचती है। ठीक है ना, बाधा होती है। ठीक है ना। चलिए करे तीसरा, स्वर वर्ण क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि किसी और पर आश्रित नहीं होते हैं। ये स्वर वर्ण जो होते हैं किसी और पे आश्रित नहीं होते हैं, और जो किसी और पर आश्रित नहीं होते हैं वो समझिए क्या है? स्वतंत्र हैं। वो किसी पर आश्रित नहीं है, मतलब स्वतंत्र हैं। कहता है जबकि स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण पर आश्रित होते हैं। मतलब व्यंजन किस पर आश्रित होते हैं जी? स्वर वर्ण पर आश्रित होते हैं। व्यंजन वर्ण किस पर आश्रित होते हैं मेरे साथियों? स्वर वर्ण पर आश्रित होते हैं। ठीक है ना। जो चौथा है वो है कि संस्कृत में व्यंजन को हल कहते हैं। व्यंजन जो हम लोग का हिंदी का है ना, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं जी? हल कहते हैं, हल। संस्कृत में व्यंजनों को क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। जबकि व्यंजनों के नीचे जो एक छोटी सी तिरछी लकीर दिखाई देती है उसे हिंदी में हल कहते हैं। देखिए कितना अंतर है। संस्कृत में व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं जी? हल कहते हैं। ठीक है। लेकिन जब व्यंजन के नीचे, जब हिंदी में हम कोई व्यंजन लिखते हैं तो उसके नीचे एक छोटी सी क्या जी? तिरछी लकीर देते हैं, वहां पे लिखते हैं, उसे हिंदी में हल कहते हैं। जैसे मान लिया क दिया तो क में यहाँ तिरछी लकीर है ना, यहाँ पर ये वाला च में तिरछी लकीर है, ये क्या है? हल है। क्या है? इसको हलंत बोलते हैं, हल। ट में हलंत है, त में हलंत है,
कम है, हलंत है। तो हिंदी के दृष्टिकोण में हल है, और संस्कृत में व्यंजन को हल कहते हैं। व्यंजन वर्ड को ही, जितने व्यंजन को क्या बोलते हैं, हल व्यंजन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग का अगला टॉपिक क्या है। चलिए ये हम लोग का टॉपिक यहाँ तक हुआ है। कह रहे कि पांचवा में, जिस व्यंजन में हल लगा रहता है, मतलब जो हल से युक्त होता है, अर्थात स्वर रहित व्यंजन, मतलब जिसमें स्वर नहीं होता है। स्वर रहित मतलब क्या जी, स्वर सहित व्यंजन, मतलब जिस व्यंजन में स्वर है, सहित मतलब साथ में, और स्वर रहित मतलब स्वर के बिना, मतलब जिस व्यंजन में स्वर नहीं है, वही लिखे हैं हम यहाँ पे, जिस व्यंजन में स्वर न हो उसे ही शुद्ध व्यंजन कहते हैं मेरे साथियों। कह कि जिस व्यंजन में हल लगा रहता है, अर्थात स्वर रहित व्यंजन, जिस यानी जिस व्यंजन में स्वर न हो, मतलब स्वर रहित मतलब स्वर के बिना जो व्यंजन होता है, उसे ही हम लोग शुद्ध व्यंजन मेरे साथियों कहते हैं। एकदम प्योर कॉन्सोनेंट, एकदम शुद्ध व्यंजन, एकदम प्योर 24 कैरेट का। चलिए छठा जो हम लोग का, बोल चाल की भाषा में स्वर रहित व्यंजन को, जो स्वर रहित व्यंजन है जिसमें स्वर नहीं होता है व्यंजन में, उसको आधा व्यंजन या आधा अक्षर भी कहते हैं मेरे साथियों। बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, जो जिस व्यंजन में स्वर नहीं होता है ना, उस व्यंजन को हम लोग आधा व्यंजन या आधा अक्षर कहते हैं। जब मान लीजिए यहाँ पर है क है, यहाँ पर क है, तो कम है हलंत, तो इसको आधा क बोले, क्या बोलते हैं हम लोग, आधा क बोलते हैं, आधा च बोलते हैं, आधा ट बोलते हैं, क्योंकि हलंत है। आधा त बोलते हैं, आधा प बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, और अभी जो हम लोग का टॉपिक है, देखिए कह रहा कि यहाँ पर है टॉपिक हमारा, बहुत सुंदर सा टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक है, इसको समझना पड़ेगा हम लोग को बेहतर करने के लिए, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। कह रहे कि यहाँ पर है, कह रहा कि हिंदी में, मतलब हिंदी का जो वर्णमाला है उसमें मूल व्यंजन व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33 है। याद रखिएगा, हिंदी में मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33। कितनी है, 33। तो पहला क्या है, कवर का पांचों है, क ख ग घ अंग। चवर का पांचों, च छ ज झ य। टवर का पांचों, ट ठ ड ढ ड़। तवर का पांचों, त थ द ध न। पवर का पांचों, प फ ब भ म। ठीक है ना। उसके बाद य है, र है, ल व, तलब समूर्धन्य स दंत सह। ये टोटल क्या है, हिंदी में मूल व्यंजन है। इनकी संख्या टोटल कितनी होगी, तो मेरे साथियों 33 होगी, 33 है। पूछेगा, हिंदी का एग्जाम चल रहा है आपका, और उसमें क्वेश्चन पूछ दे मेरे साथियों कि हिंदी की मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33 होगी। कितनी है जी, 33। याद रखिएगा इसको, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है बाबू, तो 33 है। कितनी है जी, 33। अब कह रहा है, जैसे कि हम लोग स्वर वर्ण को बांटे थे ना, उसको डिवाइड किए थे, क्लासिफाई किए थे, वैसे ही व्यंजन वर्ण को हम लोग बांटे हैं। तो आइए देखते हैं। अरे कि व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। व्यंजन वर्ण को भी 3 आधार पर बांटा जाता है और उसको क्लासिफाई किया जाता है। पहला जो आधार है मेरे साथियों, वो क्या है, करके उच्चारण स्थान के आधार पर। जब किसी वर्ण को बोलते हैं, जब किसी व्यंजन को बोलते हैं, तो हमारे मुख के विभिन्न भाग से उसका बोलना पड़ता है, उच्चारण करना पड़ता है। तो उस उच्चारण स्थान के आधार पर, मतलब किस स्थान से, मुख के किस भाग से उसका उच्चारण हो रहा है, उस उच्चारण उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों को बांटा गया है। ठीक है ना। पहला जो आधार हुआ उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरा है स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्री, यहाँ पर जो गला है, जो यहाँ पर बोलते हैं, स्वर जहाँ से वोकल कोड, जहाँ से आवाज निकलती है, स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर। और स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर को ही क्या बोलते हैं जी, नाद की दृष्टि से। कुछ व्याकरण के आचार्य क्या बोलते हैं इसको, नाद की दृष्टि से। स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर, या इसी को क्या बोलते हैं, नाद की दृष्टि। मतलब नाद मतलब क्या जी, गर्जन, आवाज, घर, ये सब। ठीक है ना। उसके बाद तीसरा क्या है जी, वायु श्वास की मात्रा के आधार पर। मतलब कुछ स्वर्ण ऐसे होते हैं जब जिसको बोलिएगा तो मुख से कम वायु निकलती है, किसी में ज्यादा वायु निकलती है, तो उसके आधार पर वायु श्वास की मात्रा कितनी है, कम है कि ज्यादा, उसके आधार पर। और उसी को बोलते हैं हम लोग उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से। मतलब उच्चारण करते समय वायु कितना लग रहा है, कि वायु का कितना प्रयोग हो रहा है। ठीक है ना, उसके दृष्टि से। मेरे साथियों, ये आज हम लोग का टॉपिक था। उम्मीद है कि आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझे होंगे। मैंने प्रयास भी किया था कि आप लोग बेहतर तरीके से इस टॉपिक को समझा सकूं। और आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
और बहुत ही जल्द इसका अगला पार्ट लेकर मैं आऊँगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।